नमस्कार दोस्तों, मैं आशु गुप्ता अपने चैनल लॉगरू आशु गुप्ता में आज फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के महत्वपूर्ण टॉपिक नेचर, मीनिंग, नेचर, स्कोप और सोर्सेज के बारे में, और साथ ही समझेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या डिफरेंस है, यानी कि इनके डिफरेंसेस को समझेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्या क्या डिफरेंस है। साथ ही समझेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्या क्या डिफरेंस है, और उसके साथ साथ हम इसके समझेंगे डेफिनेशन, नेचर और स्कोप, और साथ साथ सोर्सेज को। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर कर दें, और साथ ही हमारी पिछली वीडियोस को देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन में जाकर क्लिक कर सकते हैं, जहां पर जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट, इन सब के और अदर सब्जेक्ट के लेक्चर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह साथ बने रहिएगा, और चलिए चलते हैं आज की वीडियो की ओर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक विधि के बारे में। पिछली वीडियोस में आपको बतला दिया गया था कि प्रशासनिक विधि में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसे देखने के लिए आप ऊपर आई बटन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं और हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यूरिस्प्रूडेंस, टॉर्ट्स वगैरह की वीडियोस भी वहां पर अपलोड की गई हैं। तो प्रशासनिक विधि के बारे में अगर आपसे बात करूं तो जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है, एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ये जितनी भी विधि इसमें बात की जा रही है वो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की जा रही है। अब बात आती है कि एडमिनिस्ट्रेशन दो तरीके का होता है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं आपको बतला दूं, यहाँ जितनी भी बात हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में करेंगे, प्रशासनिक विधि के अंतर्गत करेंगे, तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात की जाती है, यानी कि ये लॉ जो बनाया गया है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे के ऊपर अप्लाई होता है। यानी कि जितने भी हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत ऑफिस आते हैं, एजेंसीज आती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज आती हैं, उन पर ये लॉ एप्लीकेबल होता है। अब बेसिकली ये जो लॉ है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की ही एक प्रजाति है, जिसे स्पेसीज के नाम से भी बोला जाता है, कि उसकी एक स्पेसीज है। अगर इसके मीनिंग की बात करूं तो यहाँ पर देखिए आपको लिखा गया है मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द बॉडी ऑफ लॉ दैट गवर्न्स द एक्टिविटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, यानी कि ऐसा लॉ जो गवर्न करता है किसे, एक्टिविटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज पे, यानी कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं जो गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, या जो प्रशासनिक विभाग है जो गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, उनके बारे में, उन पर ये लॉ किस तरह एप्लीकेबल होता है या उनके ऊपर किस तरीके से प्रोसीजरल तरीके से चलाया जाता है, वो सारी प्रोसीडिंग्स यहाँ पर दी गई हैं। अब बात करते हैं इसके बाद कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्यों बनाया गया और इसकी जरूरत क्या पड़ी। तो आप देखेंगे वाई रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले आपको बता दो, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हालांकि आज तक भी एक डेवलप्ड स्टेज में नहीं आ पाया है, इसीलिए आज तक भी अनबाउंड है। इसे कई सारे केसेस और डिसीजंस के माध्यम से या अलग अलग प्रोसीजर्स के माध्यम से या लॉ रिपोर्ट्स के माध्यम से बनाया गया है, और सारी चीजें इसमें निहित की गई हैं। और ये जो बनाया गया था वो बेसिकली इसलिए इसका पर्पस था कि टू मैनेज और मेंटेन द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो गवर्नमेंट प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी जो ड्यूटीज हैं और राइट्स हैं उन्हें मैनेज और मेंटेन कर सके। इस वजह से ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनाया गया था। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि जो गवर्नमेंट अधिकारी हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, सरकारी अधिकारी हैं, वो अपनी पावर का मिसयूज करें। उस मिसयूज को रोकने के लिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनाया गया है, जो बिल्कुल ही अनबाउंड रखा गया है। उसके बाद आता है कि आया कहां से, तो आपको ये भी बतला देता हूं। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 14th लॉ कमीशन रिपोर्ट, यानी कि 14वें विधि आयोग की रिपोर्ट के बाद यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में, को डेवलप करने के बारे में इंडिया में बात चली। जिसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एक्ट 1951 आया था, जिसके बाद ये माना गया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी ड्यूटीज और राइट्स को मैनेज किया जाए और ऐसा ना हो कि वो अपनी पावर का अनकंट्रोल्ड यूज कर सकें। तो इस वजह से यहाँ रिकमेंडेशन दी गई 14वें विधि आयोग के द्वारा कि इस पर काम किया जाना चाहिए और इंडिया पर भी इस पर बात होनी चाहिए। जिसके बाद कुछ चीजें निकल कर आई कि इससे प्रॉब्लम कौन कौन सी सॉल्व की जा सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसके लिए ये सब रिक्वायर है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर दे दिया गया ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रलाइजेशन, यानी कि उस समय
हम देख रहे थे कि सारी की सारी पावर सेंट्रलाइज हो गई थी, और सेंट्रलाइज होने की वजह से दो चीजों का बहुत ज्यादा स्कोप बढ़ गया था। पहला तो कि मिसयूज ऑफ पावर, यानी कि मिसयूज ऑफ पावर बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपनी पावर का मिसयूज कर सकते थे। और दूसरी बात थी कि ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रलाइजेशन, यानी कि सारी की सारी पावर सेंट्रलाइज हो गई थी, उसे डिसेंट्रलाइज करने के लिए भी इस लॉ को डेवलप किया गया। यानी कि जब एक ही आदमी में, एक ही प्रशासनिक अधिकारी में सारी की सारी पावर सेंट्रलाइज होने लगी, तो वो आगे काम करना उसके लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि बहुत सारे काम एक ही आदमी के पास आ गए और वो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करके, पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पर कोई तरीका नहीं था, तो उसकी प्रॉब्लम यहाँ पर आने लगी, जिससे एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पर काम का भार भी बढ़ने लगा, वर्क लोड बढ़ने लगा, जिस वजह से पावर, दूसरी जो पावर हुई, पावर ऑफ मिसयूज की प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो दोनों ही प्रॉब्लम बड़े तरीके से उभरी उस समय। तो वहां पर 14वें विधि आयोग ने एक रिपोर्ट दी और कहा कि यहाँ पर हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डेवलप करना पड़ेगा, जैसा कि और देशों में भी हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पर इसके बारे में उस समय बात की गई और इसे विकसित किया गया। और ये विकसित क्यों किया गया, उसने कहा कि टू मेंटेन द चेक एंड बैलेंसेस और रूल ऑफ लॉ, यानी कि इसका जो पहला जो रीजन है इसे डेवलप करने का, जो मोटो है, जो उद्देश्य है इसके पीछे, सबसे पहले उद्देश्य रहा कि जो चेक एंड बैलेंस है वो बना रहे, यानी कि आपस में सामंजस्य बना रहे, गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के बीच सामंजस्य बनाने के लिए इसकी बात आई, सेंट्रलाइजेशन को रोकने के लिए इसकी बात आई। दूसरा, रूल ऑफ लॉ, यानी कि विधि का शासन, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सारी चीजें चलती रहे। इस वजह से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डेवलप करने की डिमांड उठी। देन आता है कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, मिसयूज ऑफ पावर, तो मिसयूज ऑफ पावर के साथ साथ कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी हमने बतलाया, पिछली वीडियो में मैंने बतलाया भी था कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन करते हुए प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रलाइजेशन को रिमूव किया गया। किसके थ्रू? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू, जो आने वाली वीडियोस में आपको पढ़ाऊंगा भी और पिछली वीडियोस में थोड़ा सा बताया भी है। जिसके बाद कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आया, जिसमें 3 तरीके के कंट्रोल यहाँ पर लगाने की बात एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कही गई, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अपनी पावर्स का मिसयूज ना कर सकें। उसके बाद आता है सेफगार्ड्स अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर, यानी कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है एज अ सेफगार्ड भी यूज किया गया, किसके विरुद्ध? मिसयूज ऑफ पावर्स के विरुद्ध। जो भी सरकारी अधिकारी अपनी पावर का मिसयूज करते हैं उनके अगेंस्ट ये एक सेफगार्ड भी है हमारे पास। तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पूरा डेवलपमेंट हुआ। हमने देखा मीनिंग, डेफिनेशन और डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और क्या ऑब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का रहा। उसके बाद देखते हैं नेचर एंड स्कोप। नेचर एंड स्कोप में नेचर आप समझ ही गए हैं कि अनबाउंड लॉ है, पूरी तरीके से अभी तक डेवलप हो रहा है, अभी तक डेवलप्ड स्टेज में नहीं है। रोज नए नए रूल्स आते हैं, रोज नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके बिहाफ पर यहाँ पर कुछ ना कुछ नए नए प्रिंसिपल्स क्रिएट होते रहते हैं, जो हम यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में बाउंड करते जाते हैं और उन्हें पढ़ते हैं। उसके बाद नेचर एंड स्कोप अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक रीस बनाम गोल्डविन का केस आया 1963 में, जिसमें कहा गया, जिसमें ये बता दिया गया कि देखिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है यूएस, यूके और इंडिया में उसकी क्या कंडीशन है वो बताई गई। यूएस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डेवलप किया गया है। उसके बाद इन यूके, इंग्लैंड में नेचुरल जस्टिस, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को पूरा का पूरा वहां पर डेवलपमेंट मिला है। उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया, इंडिया यहाँ पर रूल ऑफ लॉ की बात करता है, यानी कि हम जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कर रहे हैं वो रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत करते हैं। तो देख लीजिएगा इसका स्कोप जो इंडिया में है वो रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि के शासन के अंतर्गत आता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में भी दिया गया है। यानी कि ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंतर्गत रखा गया है। फिर आता है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में ही बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ और दिखाया गया है, तो काफी जगह इसके बारे में बतलाया गया, लेकिन मेन चीज अगर आर्टिकल 14 पे बेस पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनाया गया है। उसके बाद हम बात करें तो डीपीएसपी में भी आर्टिकल 38 और आर्टिकल 39 में यहाँ पर बतलाया गया। 38 में सोशल वेलफेयर, यानी कि इसका एक जो ऑब्जेक्ट है, एक और ऑब्जेक्ट वो आता है सोशल वेलफेयर का, यानी कि इसे पूरे के पूरे सोशल वेलफेयर के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को रखा गया है। जो आर्टिकल 38 में भी बतलाया गया कि एक राज्य का कर्तव्य है कि सोशल वेलफेयर को
बनाए रखा जाना चाहिए एनी हाउ। दूसरा आता है आर्टिकल 39 जिसमें नो सेंट्रलाइजेशन की बात की गई है, यानी कि सेंट्रलाइजेशन किसी भी पावर का यहाँ पर ना हो। तो इन दो चीजों को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए नेचर एंड स्कोप यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में बतलाया गया। और भी आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पढ़ने को मिलेंगे इससे रिलेटेड, लेकिन मेनली नेचर एंड स्कोप में इसी की बात करते हैं। उसके बाद समझते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के सोर्सेज हैं वो क्या क्या आए हैं, उसके बारे में बात करेंगे नेचर, और इसके साथ साथ बात करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और साथ में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये तीन लॉ में क्या क्या फर्क या क्या क्या डिफरेंस यहाँ पर पूछा जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के सोर्सेज के बारे में। सोर्सेज की बात करूं तो यहाँ पर दो तरीके से दिखाए गए हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद एक्ट, इंस्टीट्यूट, रूल्स, ऑर्डिनेंस और कस्टम। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बना है सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन से निकल कर आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत बनाया गया। उसके बाद विभिन्न तरीके के जो हमारे यहाँ अधिनियम होते हैं, इंस्टीट्यूट, परिनियम, नियम, अध्यादेश और कस्टम यानी कि जो रूढ़ियां होती हैं उनसे मिलकर ही उनके थ्रू ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यहाँ पर डेवलप किया गया है। उसके बाद लास्ट जो आता है डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर में या 10 नंबर में, या नेचर एंड स्कोप के साथ भी जोड़ के पूछा जाता है। तो उसके बारे में समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्या डिफरेंस है, प्रशासनिक विधि में और संवैधानिक विधि में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर बतलाया गया है एम्फेसाइजेस ऑन स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो किस पर एम्फेसाइज करता है, किस पर फोकस करता है, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट पर, कि सरकार का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो बेसिकली सरकार के फॉर्मेशन की बात की गई है कि कैसे सरकार का फॉर्मेशन हो, गवर्नमेंट का कैसे गठन हो, उसके बारे में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में एम्फेसाइज किया जाता है। जबकि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात करेंगे तो एम्फेसाइज ऑन द एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि एक्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, कार्य से है, अधिनियम से ना होकर यहाँ पर कार्य से, यानी कि सरकार के कार्यों पर यह फोकस करता है। सरकार की जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं, उनके कार्यों पर पूरा का पूरा फोकस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ करता है। उसके बाद आता है इट इज इन रेस्ट। ये कहा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो रेस्ट यानी कि ठहरा हुआ हो जाता है एक तरीके से, क्योंकि उसी से निकलकर सारी चीजें बनी है और वो पूरा का पूरा रिटर्न हो चुका है। जबकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है इट इज इन मोशन, यानी कि ये चलता हुआ एक रेगुलर तरीके से डेवलप होती हुई स्टेज में आज तक बना हुआ है, और नए नए एक्ट्स, नए नए रूल्स, इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर आकर जुड़ते रहते हैं। उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एम्फेसाइज ऑन कंसोलिडेशन ऑफ एक्ट्स एंड रूल्स, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, एक तरीके से कंसोलिडेटेड फॉर्म्स है जिसके थ्रू अधिनियम या नियम बनाए जाते हैं, जिसके थ्रू हम पूरा का पूरे अधिनियम, एक्ट्स वगैरह बनाते हैं लॉ के अंतर्गत, रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत। जबकि यहाँ पर मोड ऑफ एक्शन ऑफ रूल, यानी कि ये मोड ऑफ एक्शन है, किसी भी नियम को कैसे एक्शन में लाया जाए वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में काम देखा जाता है, एम्फेसाइज किया जाता है उस पर। उसके बाद आता है इंडिविजुअल राइट्स, यानी कि एम्फेसाइज ऑन इंडिविजुअल राइट्स पे फोकस करता है, व्यक्तिगत अधिकारों पर, व्यक्तिगत अधिकारों को दिलाने इसका फोकस रहता है। जबकि अगर यहाँ पर बात करें पब्लिक इंटरेस्ट की, इसका जो फोकस होता है वो पब्लिक इंटरेस्ट होता है, यानी कि लोक हित में ये काम करता है। यहाँ पर हितों की बात की जाती है और यहाँ पर इंडिविजुअल राइट्स की, व्यक्तिगत अधिकारों की, यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो हमेशा व्यक्तिगत अधिकारों की बात करता है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हमारा लोक हित की बात करता है। उसके बाद एक चीज और आती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने लिखा है, बेसिकली इनमें एक ही डिफरेंस है। क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, मैंने बताया एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन दो तरीका, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट में हम यहाँ किसी भी तरीके की यहाँ बात नहीं करते, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पूरा का पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बना हुआ है, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, पब्लिक से मतलब है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एक डिफरेंस यहाँ पर दिखाया गया, क्या है वो है इंटरनल एक्टिविटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके साथ डील करता है, इंटरनल एक्टिविटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन की इंटरनल
क्रियाविधि है, यानी कि उसके जो आंतरिक क्रियाकलाप हैं उनके बारे में यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बात की जाती है। जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ राइट्स, ड्यूटीज, पावर्स, स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज की बात करता है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके अधिकारों, कर्तव्यों, पावर और उनके गठन की, किस प्रकार उनका गठन किया जा सकता है, या क्या उनके कर्तव्य होंगे, किस हद तक उनके कर्तव्य होंगे या ड्यूटीज होंगी, या क्या क्या उनकी पावर्स की सीमाएं होंगी, उसके बारे में यह एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बात करता है। यानी कि ये एक तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज के बारे में बात करता है, कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के, जबकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंतर्गत होने वाले कामों के बारे में बात करता है। तो यही दोनों में डिफरेंस बेसिकली दिखाया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि नेचर, स्कोप और मीनिंग और सोर्सेज क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में किस किस तरीके से काम करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जिसने अभी तक भी सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और साथ में कमेंट करना भी मत भूलें, और इसे ज्यादा से ज्यादा छात्रों को शेयर करें ताकि सभी लोगों को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। और हमारी पिछली वीडियोस को देखने के लिए आप आई कार्ड पर दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।